आज हम जो गणित ओलंपियाड परीक्षा होने जा रही है आपकी सितंबर में ब्लॉक स्तर पर और अक्टूबर में आपकी डाइट पर जिला स्तर पर परीक्षा होगी जो प्राथमिक विद्यालय जूनियर स्तर के जो विद्यालय हैं 6 से 8 तक की, उनमें जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें ब्लॉक स्तर पर सितंबर में होनी है और जिला स्तर पर अक्टूबर में होनी है। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं, तो आप लोग एक ही क्वेश्चन जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें एक समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे कोई समतल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हाथ फेरे तो प्लेन दिखाई दे तो वो एक आपका समतल होता है। तल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है, एक वक्रतल होता है। तो वक्रतल में जैसे गेंद को जैसे हाथ फेरेंगे तो वो वक्रतल होता है। जैसे अगर हम ऐसे सिर पर हाथ फेरेंगे तो ऐसे आपका ये वक्र बनेगा, ऐसे ऊपर से फिर ऐसे, तो ये वक्रतल होगा। तो इस तरीके से तो दो बिंदु अगर हैं इस प्रकार की, तो इनसे केवल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा खींच सकते हैं। तो यानी कि समतल में अगर स्थित कोई दो बिंदु हैं तो उनसे केवल मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ठीक है, यानी कि समतल में अगर दो बिंदु स्थित हैं तो उनसे हम केवल एक रेखा को खींच सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, चलते हैं, सीखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन भी आपका समतल से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आया है कि समतल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन था कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकती है। अब जैसे मान लीजिए ये समतल है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक बिंदु है तो एक बिंदु से एक रेखा यहाँ से ये भी जा सकती है, यहाँ से ये भी जा सकती है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि एक से ज्यादा रेखाएं हम खींच रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी, है ना, बिंदु, तो अनंत रेखाएं, अनंत का मतलब होता है असंख्य रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? असंख्य रेखाएं, अनंत, अगिनत, जहां जिसे हम गिन नहीं सकते उसे असंख्य कह देते हैं गणित की भाषा में। तो असंख्य रेखा खींच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन दिया है असंख्य रेखाएं। तो असंख्य रेखाएं हम एक बिंदु, कोई बिंदु अगर कहीं पर समतल में स्थित है तो वहां पर हम क्या कितनी रेखा खींच सकते हैं? असंख्य, यानी कि अगिनत। ठीक है, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं देख रहे हो, बहुत सारी रेखाएं और खींच सकती हैं, यहाँ से ऐसे रेखा खींच सकते हैं। तो एक से ज्यादा बहुत सारी रेखाएं हम जब खींचते हैं तो उन रेखाओं को हम असंख्य रेखाएं कहते हैं। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि तीन असंरक्षित रेखीय बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं। यानी कि कोई तीन बिंदु हैं, उनसे हम कितने समतल खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए दो बिंदु हो तो कितने समतल खींचे जा सकते हैं। इसी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल क्या होगा या कितने समतल खींचे जा सकते हैं। तो हम लोग तीन बिंदु, पहले दो वाला समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, ऐसे, बात समझ आ रही? तो दो बिंदुओं से एक समतल हमको बनाना है, तो इस प्रकार का एक समतल, इन दो बिंदुओं से ये समतल जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। अगर इसी दो बिंदुओं से अगर एक इसको अगर ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाएंगे तो विभिन्न प्रकार के एक समतल यहाँ भी बन जाएगा, है ना, ऐसे एक यहाँ भी बन जाएगा, और भी समतल ऐसे बन जाएंगे तिरछे, है ना, ऐसे बन जाएंगे, कुछ इस प्रकार के समतल बन जाएंगे। इसका मतलब है कि एक जब दो बिंदुओं से अगर हमें कोई समतल की संरचना करनी है तो इसका मतलब है कि हम एक से ज्यादा समतलों की संरचना कर सकते हैं। एक से ज्यादा समतल होते हैं, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा का मतलब कितने समतल हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा का मतलब है कि अगर मान लीजिए दो खींचे, तीन खींचे, चार खींचे, पांच खींचे, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? असंख्य हो जाएगी या अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? असंख्य, यानी कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की जो संख्या होगी वो असंख्य होगी। लेकिन अगर कोई दो बिंदु की जगह तीन बिंदु हो जाते, एक असंरक्षीय, मान लीजिए तीन, इस प्रकार के तीन बिंदु। असंरेखीय का मतलब होता है जो एक सीध में ना हो। असंरेखीय, रेखीय मतलब एक सीध में ना हो, अगल बगल हो। ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं से अगर करेंगे तो एक ही समतल हम देखेंगे, ये तीसरा जो होगा, ये जो तीसरा बिंदु सी, मान लीजिए ए और ये बी है, तो ए बी सी, तो एक समतल ये आपका बन जाता है। तो इसका मतलब है कि केवल और केवल जब दो बिंदुओं की बात करें और पूछे कि समतलों की संख्या कितनी होगी, तो समतल केवल 3 बिंदु जो असंरेखीय हैं उनसे केवल मात्र एक और केवल एक बिंदु ही, एक समतल ही खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब है 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं? एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। इसको हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो फॉर्मूले से आप लगा लेंगे, लेकिन थ्योरिकल क्वेश्चंस को जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप नहीं उसको टिक कर पाएंगे। इसलिए आप एक एक पॉइंटों को ध्यान से देखें और सॉल्व करें। और चलते हैं अगला, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है। चौथे में यदि a बराबर -5, b बराबर -2, c बराबर -1 तो d बराबर 6, तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन दिया गया है, a ऑप्शन 4, b ऑप्शन 3, c ऑप्शन 5, d ऑप्शन 1। इनमें से एक क्वेश्चन, एक आंसर सही होगा। चलते हम देखते हैं कैसे हमको निकालना है इसकी वैल्यू। इसका मतलब a b c d की हमको जो वैल्यू दी गई है बेटा, तो इसमें क्या करना है कि इसमें हमको रखना है, क्या करना है कि जो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, जो a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, उसको इसमें हमें रख देना है। एक c को हटा करके c की जो वैल्यू होगी उसको रखना है। ठीक है, चलो रखते हैं। इसमें क्या करना है, c की वैल्यू कितनी है, देखो -1, तो -1 का हम वर्ग लिख देंगे। c स्क्वायर का मतलब -1 का वर्ग, माइनस डी का वर्ग माने 6 का वर्ग, डी का वर्ग माने 6 का वर्ग। अब हम देखेंगे नीचे, अब a की वैल्यू कितनी है, -4, फिर धन b की वैल्यू -2, फिर धन c की वैल्यू कितनी है, -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हल निकालते हैं। तो -1 का वर्ग कितना होगा, 1, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, ठीक है, अपॉन -1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। अब ये 36 में से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 35। ये कितना होगा, 4 2 6 और 1 7, माइनस का नीचे आ जाएगा 7। इस ऋण से ये ऋण कट जाएगा तो कितना बचा, 35 बटे 7, 7 पंचे 35। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, चलते अब सीखते क्वेश्चन नंबर 5 में। आप देखते जाइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि और हमको ये पता चल जाए कि आपके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर क्वेश्चन को देखते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं, हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें क्या है कि न्यून कोण का कोटि पूरक कोण होता है, यानी कि न्यून कोण का कोटि पूरक कोण। तो ध्यान रखना, क्योंकि दो कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब क्योंकि दोनों कोण 90 अंश, दोनों कोणों का योग 90 अंश है, इसका मतलब है कि दोनों कोण का 90 अंश से छोटे होंगे, 90 अंश से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों 45-45 लेंगे तो 90 हो जाएंगे, 60-30 लेंगे तब भी 90 हो जाएगा, है ना, 80-10 लेंगे तब भी 90 अंश होगा। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा है तो इसका मतलब दोनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, है ना। इसका मतलब है जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो 90 अंश से ज्यादा बड़े होते हैं उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं, है ना। संपूरक, जो संपूरक कोण होते हैं, इसमें क्या होता है कि दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, वो जो 90 अंश का होता है वो समकोण होता है। तो अब चूंकि 90, इसका मतलब ये होगा कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश होता है, अगर यदि हमारा एक न्यून कोण, मान लीजिए न्यून कोण 45 अंश है, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा, 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। तो ये भी तो न्यून कोण होगा, ये भी क्या है,
ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी न्यून कोण का कोटि पूरक कोण की बात करेंगे तो वो भी न्यून कोण ही होता है। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग छठवां। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे छठवां में क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समावर्तक हमको निकालना है। अब इसमें लासा निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्याओं का मासा दिया है, उनका गुणनफल दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणित लासा के बराबर होता है। यानी कि कोई दो संख्या अगर आप लेते हैं, उनका मासा निकालते हैं, लासा निकालते हैं, तो उन दोनों संख्याओं मासा लासा का गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब चूंकि गुणनफल हमको दिया गया है, कितना दिया है, 64 तो दिया है, यहाँ पर रख देंगे। मासा कितना दिया है, 16 दिया है, गुणित लासा। ठीक है, अब जब यहाँ गुणान है तो ये संख्या यहाँ आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो लासा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 6400 बटे 16, 16 चौको 64, 4 बार कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 400। इसका मतलब है जिन दो संख्याओं का गुणनफल 6400 था और मासा अगर 16 है तो उनका जो लासा होगा वो आपका कितना होगा, 400 होगा। तो चलते हैं अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका आंसर जो है पहला ऑप्शन 400 है, बी ऑप्शन 300 है, सी ऑप्शन 200 है, डी ऑप्शन 100 है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया, आंसर हमारा मैच कर गया है, यानी कि पहला ऑप्शन 400 जो है ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के एक मूल्य से 14 रुपया कम है, एक पुस्तक का मूल्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 4 दिया है। क्योंकि इसमें जो मूल्य हम देख रहे हैं, क्वेश्चन जो देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपको जैसे एक पुस्तक का मूल्य आपको पूछ रहा है, इसका मतलब है कि हमें एक पुस्तक का मूल्य जिसको निकालना है उसको हमें कोई वेरिएबल या एक्स मान लेना है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य, हमने मान लीजिए एक पुस्तक का जो मूल्य है वो हमारा कितना है, वो एक्स है। ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या है कि 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 5x हो जाएगा। यानी कि क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य अगर जैसे 2 रुपया है तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 10। क्यों, तो इसका मतलब है कि क्योंकि उसमें हमने गुणा कर दिया। अब ऐसे ही अगर एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, 5x होगा, 5 का x में गुणा कर देंगे तो 5x लिखा जाएगा। ऐसे 7 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, 7 पुस्तकों का मूल्य 7x होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये 5 पुस्तकों का मूल्य 5x हो जाएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य 7x हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार, देखो 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। वो कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य अगर 7 पुस्तकों के मूल्य के बराबर तब होगा जब उसमें से हम 7 पुस्तकों के मूल्य में से 14 घटा देंगे। इसका मतलब है कि प्रश्न के अनुसार 5x जो होगा 7x में से हम 14 रुपए घटा देते हैं, तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ये प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे जैसा उसमें कहा गया है। अब इसको हल करेंगे तो देखो ऋण का, अब हम यहाँ पर लाएंगे, अगर ये इधर आ जाएगा तो 5x ऋण 7x, तो ये कितना बचेगा, ऋण का 14 बचा। ठीक है, अब 7x में से 5x घटेगा तो ऋण का 2x बचा, यहाँ से सही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये किसमें है, गुणा में है। जब भी किसी वेरिएबल, किसी अक्षर के साथ कोई संख्या अगर ऐसी लिखी है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 गुणित x लिखा है, ये हमको समझना है। अगर ये 2x लिखा है, इसका मतलब 2 गुणित x लिखा है, ये x जो गुणा का चिन्ह है इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है इसमें। तो इसमें जब ये गुणा के साथ है तो ये वाली संख्या यहाँ जाएगी, तो x बराबर मिलेगा -14 बटे ऋण 2,
तो ऋण से ये कट जाए, 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब है हमने x जो माना था वो एक पुस्तक का मूल माना था, तो एक पुस्तक का जो मूल है वो कितना x था, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो 7 दिया है कि एक पुस्तक का मूल होगा, इसमें 7 होगा कि 6 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल 7 होगा। अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया है कि 42 ऋण 2 इन ब्रैकेट 25 धन 16 भागित 4 गुणित 3 ऋण 4 गुणित 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 का मान होगा। इनकी इसको सरलीकरण करना है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब एक से ज्यादा साइन लगे हैं, ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है, तो समझ लेना कि ये बॉड मास का प्रयोग कोका बाहु योग का से संबंधित एक है, उससे हमको सॉल्व करना है। इनकी बॉड मास का प्रयोग करना है, बॉड मास, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, कोष्ठक ऑफ माने का, फिर डी से डिवीजन यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए से एडिशन माने जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन माने घटाव। इस क्रम में हम करेंगे। तो पहले अगर हमारे पास कहीं कोष्ठक दिया है तो कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं, का शब्द लिखा है तो उसको दूसरे का को करेंगे, भाग देखेंगे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे गुणा हल करेंगे, 5 नंबर पे जोड़, लास्ट में हमें 6वें नंबर पे घटाव करना है। इस क्रम में हमको देखते चले जाना, ठीक है। अगर ऐसे हम करेंगे तो पहले ब्रैकेट में के अंदर वाला पहले पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। ये हम अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो 42 ऋण ये 2 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जाके था, इसके बाद हम देखेंगे इसमें। देखो सबसे पहले क्या है, ये 2 हटने के बाद इतने सब, इसके बाद आता है डिवीजन। मेन चीज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम सवाल में कौन सा चिन्ह को हल करते हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वो है डिवीजन यानी कि भाग का। तो इसमें हम देखेंगे तो 16 भागित 4 लिखा है, तो यहाँ पर देखो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि 16 में 4 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 25 को यहाँ की तो लिखो धन, ये हो जाएगा 4, ये गुणा का चिन्ह 3 ऋण, ये हो जाएगा 4 चौको 16, क्योंकि भाग के बाद गुणा हम सॉल्व कर सकते हैं, धन 5। अब देखो 42 ऋण, ये हो जाएगा 25, 4 तिया, ये हो गया 12 ऋण 16 धन 5, यहाँ पर ये 2 है, 42 ऋण 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, 25 में से ये 16 में से 12 जाएंगे, 16 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण का 2 बचेगा, धन ये 25। अब 25 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये 25 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा, ऐसे 16 में से 12 जाएंगे, 12 4 16, यहाँ 4 बचा, ठीक है। 25 में से 4 बटेगा तो ये हो जाएगा 21 बचेगा, धन 5। तो ये हो गया 42 ऋण 21 का 2 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, ये हो गया धन, तो ऋण के धन की ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 1। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है ए, वो ऑप्शन सही है ना। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। और जो गरीब बच्चे हैं, जो किसी कारण से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, तो वो भी इस वीडियो से लाभ लेकर के अपनी गणित को सीख सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अभी स्टार्टिंग वाले, तो इनको आप सीख जाएंगे तो वो बच्चे आगे चल करके गणित में अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे, है ना। तो चलते हैं, आप सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 192, तो x का मान होगा, ये चीज हमको देखनी है। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6, है ना।
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है, जैसे कितनी बार लिखे हैं 4 की पावर x, 4 की पावर x, 4 की पावर, कितनी बार लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं ना। तो हम लिखेंगे, जैसे अगर हमारे पास क्या x धन x लिखा रहता है तो हम क्या लिखते हैं 3x, है ना। इसका मतलब है कि 4 की पावर x, 4 की पावर x, 4 की पावर x कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो हम लिखेंगे 3 3 4 की पावर x, यानी कि 3 एक गुणा में रहेगी, यानी कि क्योंकि 4 की पावर x है, इसमें 3 का गुणा 4 में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसके पावर में है, ऐसे पावर में मान के चलिए, ठीक है। अब इसको दिया है 192। अब क्योंकि ये 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 192/3 हो जाएगा। 3 का अगर हम भाग देंगे तो 6 18, 3 चौको 12, यानी कि 4 की पावर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर ये पावर में है तो यहाँ पर बेस कितना है 4, तो घात कितनी है x, यहाँ भी बेस 4 हो जाए, जो घात होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि 4 की घात लिख सकते हैं 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4 की पावर x। अब देखो यहाँ बेस बराबर है, अगर किसी भी ये घातांक का चैप्टर से लिया गया है सवाल, तो चूंकि अगर बेस बराबर है तो ये घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब है कि ये x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x बराबर हो जाएगी 3। कितना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है बेटा। अब चलो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा। पहला ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। बहुत बढ़िया, ये पहला ऑप्शन हमको मिला है हमारा 3, है ना। तो x का मान जो होगा 3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10-10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको देंगे, जिससे कि आप 10 क्वेश्चनों को समझ पाएं और उनको सॉल्व कर पाएं। जहाँ किसी कोई सवाल पर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में, आप कमेंट के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब पर भेज सकते हैं, तो जिससे हम देखेंगे तो उसका हम सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको भेज देंगे। ठीक है, चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घन की कोर 6 मीटर है, इस घन का आयतन क्या होगा। इसका मतलब है कि ओलंपियाड जो गणित होने जा रहा है अभी ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर आपका डाइट में भी आपका सितंबर में प्रस्तावित है कि सितंबर में उसमें भी की भी परीक्षा होनी है। तो जो जूनियर स्तर की, जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में, जूनियर में 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनमें ब्लॉक स्तर पर परीक्षा होनी है और अक्टूबर में आपकी डाइट में होगी, सितंबर में ब्लॉक स्तर पर होगी और अक्टूबर में जाकर के जिला स्तर पर परीक्षा होनी है। तो उसमें पहले जो ब्लॉक स्तर पर सेलेक्ट होकर के जाएंगे बच्चे, वो आपके जिले पर परीक्षा देंगे। तो जो जिले पर सेलेक्ट होकर के जाते हैं फिर वो स्टेट पर जाते हैं। तो ओलंपियाड जो गणित का मैथमेटिक्स है वो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएं और तैयारी में लगे रहें। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10वां में कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक घन है, घन का मतलब है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। कैसी हो, बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। कोई बॉक्स हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपकी इस प्रकार के बराबर। तो एक घनाकार है, तो घन का जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा, कोई भी घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, या हम लिख सकते हैं भुजा को हम 3 बार गुणा करते हैं, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। ठीक है, यानी तो घन की जो कोर है, तो कोर है वही उसकी भुजा कहलाएगी। ठीक है, यही तो ये वाली, यही 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 छंग 36 छक्का 216। जैसे अगर आपको आ रहा है 36 का पारा, तो हम पहले 6 छंग 36 लिख दें, 36 फिर 6 से गुणा कर दें, 6 छंग 36 की 6, यहाँ से 3, 36 18 3 21, 216 आ जाएगा। तो 216 घन मीटर उसका आयतन होगा। पहला ऑप्शन दिया 216 घन मीटर, दूसरा बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 36, तो फिर डी ऑप्शन 72। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 216। तो अभी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे गणित ओलंपियाड के जूनियर स्तर की, वो हमने सॉल्व किए आप लोगों के लिए।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि किसी गरीब के लिए आप मदद कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे के लिए पेन पेंसिल कॉपी की मदद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी अर्निंग होती है तो उसको गरीबों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सहयोग करते हैं। तो यहाँ तक ही हम वीडियो को सॉल्व करेंगे। आगे हम देखेंगे अगला वीडियो, कल फिर से देखेंगे, एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।